हेलो बच्चों। चलिए, क्लास नाइन्थ वाले, आज आप लोगों का जो फर्स्ट लेसन है हमारे आसपास के पदार्थ, इसके जो अध्याय में जो लास्ट में जो आपका प्रश्न उत्तर दिया हुआ है उसका हम लोग सॉल्यूशन करेंगे और आज इस चैप्टर को हम लोग समाप्त कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल जो है इसमें आपका वो क्या है कि निम्नलिखित तापमानों को सेल्सियस इकाई में परिवर्तित करें। तो ये तो आप लोग पहले भी बना चुके हैं, लेकिन आपके अध्याय में जो सबसे पहला क्वेश्चन है लास्ट में, तो वो यही है कि निम्नलिखित तापमानों को सेल्सियस इकाई में परिवर्तित करें। तो 300 के को करना है। तो जानते हैं कि 0 डिग्री मानते हैं हम लोग किसको, 273 को मानते हैं। तो 300 में क्या करेंगे, 273, 273 को माइनस कर देंगे तो क्या होगा, 30 डिग्री सी। ये हो गया आपका सेल्सियस, नहीं तो 33 डिग्री सेल्सियस ये आपका हो गया। तो 300 के मतलब 300 केल्विन को हम लोग बदल रहे हैं किसमें, सेल्सियस में। तो 273 को हम लोग उसमें माइनस करेंगे। ठीक है, अब वैसे दूसरा आपका कितना है, 573 है, इसमें भी हम लोग 273 को माइनस करेंगे। तो 573 में 273 अगर घटाइएगा तो क्या हो जाएगा, 300 हो जाएगा। ये तो हम लोग अंदर के सवाल में भी पढ़े थे इसको। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। इसमें निम्नलिखित तापमानों को केल्विन इकाई में परिवर्तित करें। ठीक इसका उल्टा, वहां घटाए यहां जोड़ देंगे। तो 25 डिग्री सेल्सियस है, तो डिग्री सेल्सियस में हम 273 को जोड़ देंगे तो 298 केल्विन हो गया इसका आंसर। फिर दूसरा है आपका 373 डिग्री आपका सेल्सियस है, नहीं केल्विन, 373 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, अब इसको हम लोग को केल्विन में चेंज करना है। तो 273 डिग्री सेल्सियस को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे उसमें कितना, 273 जोड़ देंगे। तो दोनों को मिलाकर जोड़ दीजिए, कितना हो गया, 646 केल्विन। तो मतलब कि अगर आपको केल्विन में बदलना है तो 273 जोड़ना है, और अगर आपको सेंटीग्रेड निकालना है तो 273 उसमें घटा देना है, बस और कुछ नहीं करना है। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं थर्ड क्वेश्चन कि निम्नलिखित अवलोकनों हेतु कारण बताएं। नेफ्थलीन को रखा रहने देने पर यह समय के साथ कुछ भी ठोस पदार्थ छोड़े बिना अदृश्य हो जाता है। कपड़ा वगैरह खराब नहीं हो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, बक्सा वगैरह में डालते हैं ना, नहीं नेफ्थलीन बॉल डालते हैं, व्हाइट व्हाइट कलर का होता है। तो जब हम कहीं डालते हैं या कहीं रख देते हैं खुले में, तो क्या होता है, वह क्या होता है, उड़ जाता है और लास्ट में क्या होता है, उसमें कुछ भी नहीं बचता है। तो वो ठोस रूप में है, डेड क्या हुआ, गैस में बदल गया। तो हम लोग जानते हैं कि जब कोई पदार्थ ठोस से डायरेक्ट बदल जाए गैस में, तो उस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया कहते हैं ना। तो नेफ्थलीन एक ऐसा पदार्थ है जिसका ऊर्ध्वपातन होता है, मतलब ठोस से वो डायरेक्ट गैस में परिवर्तित हो जाता है। इसलिए नेफ्थलीन को रखा रहने पर यह समय के साथ कुछ भी ठोस छोड़े बिना अदृश्य हो जाता है, मतलब पूरा का पूरा वो हवा में मिल जाता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन इसी में देखिए, हमें इत्र की गंध बहुत दूर बैठे भी पहुंच जाती है। तो इत्र के निकलने वाली गैस के कण जो होते हैं वो बहुत दूर तक विस्तृत होते हैं, क्योंकि गैसों की गतिज ऊर्जा अत्यधिक होती है। इसलिए हमें इत्र की गंध बहुत दूर बैठे भी पहुंच जाती है, क्योंकि तुम लोग जानते हैं कि गैसों के कण जो होते हैं वो बहुत तेजी से दौड़ते हैं और उसमें गतिज ऊर्जा होता है, इसलिए उसका गंध जो है हम तक बहुत तेजी से पहुंच जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित पदार्थों को उनके कणों के बीच बढ़ते हुए आकर्षण के अनुसार व्यवस्थित करें। पहले जान लीजिए, सबसे अधिक आकर्षण किसमें होता है, ठोस में होता है, उसके बाद द्रव में होता है, उसके बाद गैस में होता है। इतना तो आप लोग जानते हैं। अब उसी पर बैठा दीजिए, यहां है जल मतलब द्रव, चीनी ठोस, ऑक्सीजन गैस। तो सबसे अधिक किसमें होगा, कम, सबसे कम किसमें होगा, ऑक्सीजन में, इसलिए यहां ऑक्सीजन लिखिए। उसके उससे अधिक किसमें होगा, जल में होगा, और उससे अधिक किसमें होगा, चीनी में होगा। तो बढ़ते हुए क्रम में, ठीक है, बढ़ते हुए क्रम में सबसे कम, उससे अधिक, उससे अधिक। अगर रहता ये घटते हुए क्रम में तो चीनी, जल, ऑक्सीजन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5। अब यहां देखिए, निम्नलिखित तापमानों पर जल की भौतिक अवस्था क्या है। 25 डिग्री
सी पर, 0 डिग्री सी पर और 100 डिग्री सी पर। तो 25 डिग्री सी पर नहीं, ऐसे कमरे के तापमान पर तो वो क्या रहेगा, द्रव रहेगा। पानी कैसा रहेगा, पानी कैसा रहेगा, द्रव रहेगा। लेकिन उसको हम अगर 0 डिग्री सी कर दें फ्रिज में रखकर तो वो क्या बन जाएगा, बर्फ, ठोस बन जाएगा। लेकिन उसका तापमान अगर हम बढ़ाकर 100 डिग्री सी कर दें तो वो क्या हो जाएगा, उबलने के साथ साथ वो क्या करेगा, वाष्प बनकर उड़ जाएगा, मतलब गैसीय अवस्था में आ जाएगा। मतलब पानी जो है 25 डिग्री पर द्रव की अवस्था में रहता है, 100 डिग्री पर गैस के रूप में हो जाता है और 0 डिग्री पर वो ठोस के रूप में परिवर्तित हो जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, जल कमरे के ताप पर द्रव है। ठीक है, पुष्टि कारण देना है इसका, हमको पुष्टि हेतु कारण दें। जल कमरे के ताप पर द्रव है, तो कमरे के ताप पर जल के कणों की गतिज ऊर्जा इतनी कम होती है कि वो एक दूसरे के साथ बने रहते हैं और उसमें बहाव भी रहता है। इसलिए द्रव जो है, जल जो है वो कमरे के ताप पर द्रव है। ठीक है, अब आगे देखिए, इसी में से क्वेश्चन नंबर बी, लोहे की अलमारी कमरे के ताप पर ठोस है। तो कमरे के ताप पर लोहे के कणों के बीच आकर्षण बल काफी अधिक, बहुत अधिक होता है और उसके बीच का रिक्त स्थान क्या होता है, लगभग नहीं के बराबर रहता है। इसलिए लोहे की अलमारी जो है वो कमरे के ताप पर ठोस होता है। नहीं, फिर उसको पूरा गर्म कर दीजिए आप, देखिए वो पिघल कर द्रव बन जाएगा, पूरा गर्म कीजिएगा तब। ठीक है, अब आगे देखिए, 273 के पर बर्फ को ठंडा करने पर तथा जल को इस तापमान पर ठंडा करने पर शीतलता का प्रभाव अधिक क्यों होता है। ठीक है, देखिए 273 के तापमान पर बर्फ पिघलकर जल में बदलने लगता है। ठीक है, और इस प्रक्रिया में बर्फ क्या करता है, ऊष्मा को अवशोषित करता है। तो बर्फ जब ऊष्मा को अवशोषित करेगा तभी ना वो पिघलेगा, ऐसा जल के साथ नहीं होता। इसलिए इस ताप पर जल की तुलना में बर्फ शीतलता का अधिक प्रभाव देता है, यही कारण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उबलते हुए जल अथवा भाप में से जलने की तीव्रता किसमें अधिक महसूस होती है। उबलते हुए जल अथवा भाप में से जलने की तीव्रता किसमें अधिक महसूस होती है। समझ रहे हैं क्वेश्चन को। देखिए, उबलते हुए जल है और भाप है, मतलब पानी बॉयल हो रहा है वो, और एक भाप जो है वो, तो जलने की तीव्रता किसमें अधिक महसूस होगी। तो उबलते हुए पानी की तुलना में भाप के पास अधिक प्रस्तुप्त ऊष्मा होती है, भाप में गुप्त ऊष्मा जो होती है वो बहुत अधिक होती है। इसलिए जल की तुलना में भाप से जलने की तीव्रता अधिक महसूस होती है। हल्का सा पानी अगर छुआ गया, गर्म बॉयल हो रहा है, हल्का सा भिड़ भी गया तो कुछ नहीं होता है, लेकिन जब रोटी वगैरह सेकते हैं हम लोग और उससे जब भाप निकलता है तो कितना भयंकर होता है, देखते हैं ना, यही कारण है। अब आगे देखिए, ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित चित्र के लिए ए बी सी डी ई तथा एफ की अवस्था परिवर्तन को नामांकित कीजिए। यहां पर देखिए ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, फिर आपका यहां देखिए सी है, डी है, ई है और एफ है, सबों का नाम देना है। अब देखिए, ठोस बदल रहा है द्रव में, तो ये ऊपर में जो दिया हुआ है क्या कहलाएगा, कहा है तो ठोस, एरो दिया हुआ है तब है द्रव, मतलब ठोस में क्या होगा, संगलन होगा, ठोस पिघलेगा तब ना द्रव बनेगा, संलग्न हो जाएगा। और द्रव जब ठोस बनेगा तो क्या होगा, कैसे बनेगा ठोस द्रव बनेगा, तो जब ठोस को, द्रव को जब हम ठंडा करेंगे हिमीकरण के द्वारा, तब वो ठोस बनेगा। तो यहां पर हम क्या लिख देंगे, संगलन कर देंगे, और डी में क्या लिख देंगे हम लोग, हिमीकरण। ठोस को जब हम गलाएंगे तो द्रव बनेगा, द्रव को जब हम हिमीकरण करेंगे तो ठोस बनेगा। यहां की खत्म हो गई बात। अब दूसरा आइए, द्रव से गैस। फिर देखिए कहता है क्या कि द्रव को जब वो वाष्पित होगा, तो बी में यहां पर वाष्पित लिखा जाएगा। द्रव जब वाष्पित होता है तब क्या बनता है, गैस बनता है। और गैस क्या होता है, जो कि द्रव बनेगा, तो द्रवीकरण होता है। गैस जब द्रवित हो जाता है तब वो क्या बन जाता है, द्रव बन जाता है। इससे हम लोग खाना पीना बनाते हैं ना, तो उसके बाद उसमें ढक्कन ढक देते हैं, तो देखते हैं ना ऊपर में क्या होता है, वो द्रवीकरण होता है और वाष्प जो है उस बर्तन पे लगकर वहां पर जल का बूंद बन जाता है। नहीं, और ठोस से डायरेक्ट बन गया गैस, इसको हम लोग क्या कहेंगे,
तो जब ठोस से डायरेक्ट गैस बन गया तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं कि नहीं? और गैस से अगर ठोस बन गया तब इसको हम लोग क्या कहते हैं? ये भी क्या कहलाया? ऊर्ध्वपातन कहलाया। तो ये जो प्रक्रिया है, ठोस से गैस का बनना और गैस से ठोस का बनना, दोनों प्रक्रिया क्या कहलाया? ऊर्ध्वपातन कहलाया। ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन आपको हम लोग दिए हैं, अलग क्वेश्चन है, बहुविकल्पीय प्रश्न है। ठीक है, ये आपके किताब में नहीं दिया हुआ है। ठीक है, इसको आप लोग पढ़िए। ठीक है, इसमें देखिए पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित परिघटनाओं का कौन सा समुचित ताप बढ़ाने पर बढ़ेगा? तो कहता है वाष्प, उसके बाद विसरण और गैसों का प्रसार तब। ठीक है, पहले वाष्प, तब विसरण और तब गैसों का प्रसार। अब नंबर 2 में देखिए क्या दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। सीमा ने एक प्राकृतिक गैस संपीड़न इकाई का निरीक्षण किया तथा पाया कि ताप एवं दाब की विशिष्ट परिस्थितियों में गैस को द्रवित किया जा सकता है। ताप और दाब की विशिष्ट परिस्थिति में हम क्या करते हैं? गैस को द्रव में बदल सकते हैं ना। तो अपने अनुभव को जब वह मित्रों में बांट रही थी तो वह भ्रमित हो गई, उसको कुछ समझ में नहीं आया क्या हो गया, कि क्या हम बोल रहे हैं। तो द्रव के लिए परिस्थितियों के सही समुच्चय को पहचानने में उसकी मदद कीजिए। तो क्या होगा? निम्न ताप और उच्च दाब जब होगा तो वो परिस्थिति में क्या होगा? द्रव जो है वो गैस में बदल जाएगा। तो क्या होना चाहिए? निम्न ताप और उच्च दाब, उस परिस्थिति में क्या होगा? द्रव जो है वो गैस में परिवर्तित होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, तरल में प्रवाह का अद्वितीय गुण होता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो बोलता है कि गैस तथा द्रव तरल के समान व्यवहार करते हैं कि नहीं? गैस तथा द्रव वो तरल के समान व्यवहार करते हैं, यही कथन इसमें सही है। पहला कथन क्या कर रहा है? केवल गैस से तरल के समान व्यवहार करती हैं, तो द्रव भी तो तरल के समान व्यवहार करती हैं, इसलिए एक गलत हो गया। दूसरा बोल रहा है गैस तथा ठोस तरल के समान व्यवहार करती हैं, तो ठोस तो तरल के जैसा व्यवहार करता ही नहीं है, ये भी गलत हो गया। और चौथा बोल रहा है केवल द्रव तरल के समान व्यवहार करते हैं, तो गैस भी तो उस तरह का व्यवहार करता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो गया? गैस तथा द्रव तरल के समान व्यवहार करते हैं, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। ठीक है। अब चौथा क्वेश्चन लीजिए, ग्रीष्म काल में जल को मिट्टी के बर्तन में रखने पर किस परिघटना के कारण वह ठंडा हो जाता है? तो किस कारण से वो ठंडा होता है बताइए? आप लोगों को पिछली क्लास में भी हम पढ़ाए हैं। मतलब कि जब बर्तन में घड़ा में रखते हैं ना पानी, तो वो पानी ठंडा क्यों हो जाता है? तो वाष्पन के कारण होता है। वो उसमें कौन प्रक्रिया काम करती है? वाष्पन। ठीक है। अब देखिए दूसरा है, कुछ पदार्थों का उनके कणों के मध्य आकर्षण बल के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया गया है। मतलब कि आकर्षण बल के आधार पर इसको व्यवस्थित किया गया है। तो निम्नलिखित में से कौन सा सही व्यवस्था को निरूपित करता है? मतलब सही सीरीज कौन है? देखिए यहां बोल रहा है जल, वायु, पवन, फिर है वायु, शर्करा, तेल, फिर है ऑक्सीजन, जल और शर्करा, और यहां नमक, रस और वायु। तो सही क्या है? देखिए जल है, वायु है, पवन है, ये गलत है। वायु, शर्करा और तेल ये भी गलत है। लेकिन देखिए ऑक्सीजन हो गया, जल हो गया और शर्करा, मतलब गैस हो गया, द्रव हो गया और ठोस हो गया। तो यही व्यवस्था जो है वो सही है, इसलिए इसका आंसर क्या लिख दीजिएगा? सी नंबर हो जाएगा। ठीक है। और देखिए अगला क्वेश्चन आपका है, 25 डिग्री सी, 38 डिग्री सी और 66 डिग्री सी, नहीं 25 डिग्री सेल्सियस, 38 डिग्री सेल्सियस और 66 डिग्री सेल्सियस को केल्विन मापक्रम में परिवर्तित करने पर इसके तापमानों का सही अनुक्रमण क्या होगा? अब इसको हमको केल्विन में बदलना है। तो केल्विन का जानते हैं कि 0 डिग्री सी और 273 बराबर है। अब उस 273 में हम 25 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 298 हो जाएगा। और फिर वही 273 में 38 को जोड़िएगा तो 311 हो जाएगा, और वही 273 में 66 को जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 339 हो जाएगा। यही क्रम इसका सही हो गया। सिर्फ उसको 273 जोड़ना है इसमें, क्योंकि तो हमको केल्विन में बदलना है ना। तो 273 डिग्री को हमको क्या करना है? ऐड करना है, 273 को ऐड करना है इसमें। चलिए आगे, 7 नंबर, निम्नलिखित में से सही कथन का चयन कीजिए। ठोस का द्रव अवस्था से गुजरे बिना वाष्प में रूपांतरण वाष्पन कहलाता है। अब ध्यान दीजिए, ठोस का द्रव अवस्था से गुजरे बिना वाष्पन क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन कहलाता है। यहां रूपांतरण दिया है लेकिन कहलाता है यह ऊर्ध्वपातन, इसलिए यह गलत हो गया।
अब बोल रहा है वाष्प का द्रव अवस्था से गुजरे बिना ठोस में रूपांतरण ऊर्ध्वपातन कहलाता है। बिल्कुल सही कहलाता है, अभी हम लोग पढ़े इसको। वाष्प का द्रव अवस्था से गुजरे बिना ठोस में रूपांतरण हिमीकरण कहलाता है, ये भी गलत है। ठोस का द्रव में रूपांतरण ऊर्ध्वपातन कहलाता है, नहीं, ये भी गलत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में आइए। अब देखिए, डाइथाइल ईथर, एसीटोन तथा एन ब्यूटिल अल्कोहल के क्वथनांक क्रमशः 35 डिग्री सेल्सियस, 56 डिग्री सेल्सियस और 118 डिग्री सेल्सियस हैं। निम्नलिखित में से कौन से क्वथनांक का केल्विन मापकरण में सही निरूपण होगा? फिर वही करना है आपको, 273 केल्विन में उसको जोड़ देना है 35 को, तो जो सीरीज बनेगा, फिर 273 में 56 जोड़िए, 273 में 118 जोड़िए। जब जोड़ दीजिएगा तो सीरीज क्या आएगा? 35 जोड़ेंगे तो 308 होगा, 56 जोड़ेंगे 329 होगा, और 118 जोड़ेंगे तो 391 होगा। ये सीरीज बन जाएगा, आप जोड़ के देख लीजिए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति जल के वाष्पन में वृद्धि करेगा? तो जल जो वाष्प बन के जो वृद्धि हो जाएगा वाष्पन में, तो किससे होगा? जल में जब तापमान हम बढ़ा देंगे तब ना वाष्प विषय बनेगा। यही ए नंबर आंसर होगा, जल के ताप में वृद्धि कर देंगे। कम करेंगे तो वाष्पन की प्रक्रिया घट जाएगी। जल का कम खुला पृष्ठ क्षेत्र होगा तो उसमें भी वाष्पन अच्छी तरह से नहीं होगा, और जल में नमक मिला देंगे तो उसका भी वाष्पन जल्दी नहीं होगा। अब ये आपका लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में हाइड्रोजन गैस के अणु की मध्य दूरी बढ़ेगी? तो कहता है कि कुछ हाइड्रोजन गैस का पात्र से रिसाव होने पर, अगर वहां से रिसाव हो गया, हाइड्रोजन निकल गया, तो क्या होगा? उसके बीच में दूरी बढ़ जाएगी। और हाइड्रोजन गैस के पात्र का अगर आयतन बढ़ा दिया जाए तब क्या होगा? उसके बीच की दूरी बढ़ जाएगी, और दूसरा कोई कारण नहीं हो सकता है। इसीलिए इसका आंसर क्या दिया हुआ है? 2 नंबर और 3 नंबर दिया हुआ। तो ये आपका 10 बहुविकल्पीय प्रश्न हुआ। ठीक है, और इसके बाद ये लेसन आपका समाप्त होता है। इस लेसन को हमको नहीं लगता है अब कि इसमें कोई आपका कसर छूटा। ठीक, 100% आप इस पे ओके हो जाइएगा, इसको कंप्लीट कर लीजिएगा तो एक भी क्वेश्चन इससे आपका नहीं छूटेगा। इसके बाद हम लोग फिर नेक्स्ट लेसन लेके चलेंगे। ओके, थैंक यू।